अच्छा जी, जो केमिस्ट्री में एनालिसिस होते हैं वो आप ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। ग्रेड 11 से आप कोई ना किसी फॉर्म में एनालिसिस पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप सिर्फ ये डिटरमिन कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ प्रेजेंट है या नहीं। जैसे आपने टेस्ट फॉर आइंस देखा था, तो टेस्ट फॉर आइंस में आपने ये देखा था कि कोई भी कैटाइन प्रेजेंट है या नहीं। सोडियम आइन है, कॉपर आइन है, मैग्नीशियम आइन है। आपने प्रैक्टिकल्स में भी करा होगा। तो वो होती है आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप किसी चीज़ की क्वांटिटी मेजर कर रहे होते हैं। लाइक आपने जो टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट होता है। अच्छा, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ना कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को पढ़ेंगे। आप टेस्ट फॉर आइंस वगैरह देख के आ चुके हैं। लास्ट टाइम हम लोग लास्ट क्लास में टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देख रहे थे। वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट होता है सॉर्ट ऑफ, जिसपे आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कुछ जो मॉडर्न टेक्निक्स देखते हैं, उन मॉडर्न टेक्निक्स में आपके पास नंबर वन आपने देखी है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमने हाफ ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री कवर कर ली है ऑलरेडी। जब आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज किया था इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड मास ऑफ आइसोटोप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री को हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और या उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद सेकंड एनालिटिकल टेक्निक है आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। Infrared spectroscopy is basically used to determine the functional group in any organic compound. ठीक है। फिर आपके पास जो थर्ड एनालिटिकल टेक्निक होती है वो होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएमआर कहते हैं। अब एनएमआर आप दो तरह के पढ़ेंगे अपनी ए लेवल में। एक होता है आपके पास प्रोटॉन एनएमआर और एक होता है आपके पास कार्बन 13 एनएमआर। प्रोटॉन एनएमआर में आप हाइड्रोजन के मास नंबर 1 वाले आइसोटोप के साथ डील करते हैं और कार्बन 13 एनएमआर में आप कार्बन के मास नंबर 13 वाले आइसोटोप के साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये दो टेक्निक्स आप और पढ़ेंगे। अच्छा, आपके पास एएस में सिर्फ आपने ये टेक्निक पढ़नी है, ये वाली। बाकी एनएमआर आप पढ़ते हैं ए2 में। तो आज हम अपना काम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। पहले तो थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में, दैट मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाज यूज्ड टू डिटरमिन हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, और उन आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्या होगा और उनकी रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस क्या होगी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसलिए इसको डिस्कस करते हैं, इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है कि हम करते क्या है। इसमें कोई भी सैंपल हम वेपराइज्ड फॉर्म में जब मास स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर करते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में वी हैव फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट बम्बार्ड्स और कोलाइड्स विद अ सैंपल मॉलिक्यूल और सैंपल एटम। अब जैसे अगर मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल को एंटर करवाया था इसमें, तो क्लोरीन के दो एटम्स के बीच में देयर इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाकी क्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन मॉलिक्यूल से आके टकराएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा सकते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन। अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा एंड वी विल गेट टू क्लोरीन पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आइंस। और जो इसमें से पॉजिटिवली चार्ज आइन बनता है ना, जिसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है, वो बेसिकली हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में। अब अगर लेट्स से कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल है, वो इस तरह से कोलाइड करता है कि उसमें से किसी एक क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो निकलेगा, लेकिन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे है, वो नहीं निकला, और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर है, तो इसके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये भी डिटेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इसलिए हमारे पास ना डिफरेंट पीक्स आती थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। हम लोग इसको डिफ्लेक्ट करवाते हैं इन आइंस को इन अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं उनको हम भी डिटेक्ट करते हैं।
अब इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करती है इनके मास टू चार्ज रेशियो पे। अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई फ्रैगमेंट हमारे पास हैवियर फ्रैगमेंट है तो वो कम डिफ्लेक्ट होगा, कोई लाइटर पार्टिकल है तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ड्यू टू देयर डिफरेंस इन डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन याद है, तो उसकी बेसिस पे वो एक दूसरे से डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं, और जब वो अलग अलग हो जाते हैं दैट दे कैन बी इजिली डिटेक्टेड ऑन द मास डिटेक्टर। और जब वो पहुंचते हैं डिटेक्टर के ऊपर तो उनका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, यूजिंग दैट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वी कैन ऑल्सो मेजर कि उनका कितना मास है। चार्ज इन सब पे हमने सेम रखा हुआ होता है +1 का। अगर इन केस किसी पे +2 का चार्ज आता भी है तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्रीन कर देते हैं। मतलब हम +1 वाले चार्ज के साथ डील करेंगे, +2 चार्ज या +3 चार्जेस के साथ डील नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन तो हमें पढ़ना नहीं है बेसिकली। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उसको यूज करते हुए हम कैसे मास मेजर कर लेते हैं, तो आपने फिजिक्स में वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आई गेस एएस में तो नहीं पढ़ा होगा, ओ में शायद पढ़ा हो, ए2 में पढ़ते हो आप इसको। तो ये फॉर्मूला हम कनेक्ट कर रहे होते हैं एक और फॉर्मूला के साथ जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे। तो बहरहाल हमें नहीं करना है यहाँ पे सब, हमें जो इसका सिर्फ आउटकम है डायरेक्टली वो देखना है, और उसका आउटकम होता है इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। ये ग्राफ होता है यहाँ पे। जैसे अगर मैंने इसमें लाइट का सैंपल डाला था, तो दीज 4 डिफरेंट पीक्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लाइट एटम्स ऑफ डिफरेंट मासेस। अब ये क्या है, जब लाइट के ही सारे एटम्स हैं, इनके मासेस डिफरेंट है, तो इट मीन्स ये लाइट के आइसोटोप्स हैं। तो इन नंबर ऑफ पीक्स को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि लेड एलिमेंट हैज 4 आइसोटोप्स, वन विद द मास नंबर 204, वन विद द मास नंबर 206। एक्स एक्सिस पे मास टू चार्ज रेशियो होता है, लेकिन ये हम इसको डायरेक्टली इसलिए मास में इसको रीड आउट कर रहा हूँ क्योंकि इन सब का चार्ज जो है वो +1 है। तो 204 डिवाइडेड बाय +1 अगर मैं करूंगा तो वह बेसिकली मास की ही वैल्यू है ना। वाई एक्सिस पे इनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है या परसेंटेज अबंडेंस होती है। इस इन परसेंटेज अबंडेंस को यूज करते हुए मैं फिर एवरेज मास ऑफ लेड निकालूंगा जो मैं प्रोडक्ट टेबल में रखता हूँ। और कैसे निकालते थे, वी टेक द एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज। लेट्स से इफ यू हैव 4 आइसोटोप्स ऑफ लेड, तो 2% इसका मास लेंगे, 24% 206 का लेंगे, 22% 207 का लेंगे, और इससे एवरेज मास निकालते थे। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही कवर कर लिया था। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब मास स्पेक्ट्रम का, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रोल है? देखिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास मास स्पेक्ट्रम या मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि एक एनालिटिकल टेक्निक बस काफी है सारी चीजें मालूम करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। एक एनालिटिकल टेक्निक समटाइम्स इन सिंपल को मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इंफॉर्मेशन आप हासिल करना चाह रहे हैं वो मिल जाती है। लेकिन कभी कभार यू हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स टू डिसाइड कि कौन सा मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें वो ब्रांच मॉलिक्यूल है या अनब्रांच मॉलिक्यूल है। फिलहाल ये जो आपके सामने मास स्पेक्ट्रम गिवन है, ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नहीं है, बल्कि इसमें मैंने एक कंपाउंड डाला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये है प्रोपानोन। अब प्रोपानोन का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है, हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके पढ़ेंगे। हम स्ट्रक्चर को देखते हुए ये पहले रियलाइज करेंगे कि ये जो पीक्स आ रही हैं ये किस चीज की पीक्स है। अब ये पीक्स आइसोटोप्स की वजह से तो नहीं आ रही हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स की वजह से। बेसिकली जब इस मास स्पेक्ट्रम में मैं ये पूरा मॉलिक्यूल डालूंगा और इस पे जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस पे कोलाइड करेंगे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कुछ बॉन्ड्स भी ब्रेक हो सकते हैं, और क्या पता कुछ एटम्स के जो लोन पेयर हैं वो नॉकआउट हो जाएं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर वी हैव 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है तो क्या होगा, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसका कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, तो जो पूरा मास आएगा वो इस पूरे मॉलिक्यूल का मास आएगा। तो इसकी जो पीक होगी ना, इसको मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर आइन पीक। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर आइन। आइन क्यों बन गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है इसमें से। मॉलिक्यूलर आइन पीक, जिसको हम M+1 से रिप्रेजेंट करेंगे, M+1 आइन पीक भी कहते हैं इसको। अब यहाँ पे जो डिफरेंट पीक्स आ रही हैं, ये पीक्स जो सबसे हाईएस्ट मास की पीक आ रही है जो कि 60 से थोड़ा सा पहले है,
तो वो इसके पूरे मॉलिक्यूल की मास की पीक आ रही है। अगर मैं प्रोपेनोन का मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो प्रोपेनोन का मॉलिक्यूलर मास आएगा हमारे पास 46। 46 आता है, नहीं सॉरी, 3 × 12 प्लस 6 प्लस 16, तो ये आता है 58। 3 लोन पेयर्स किसमें, कौन से ऑक्सीजन की बात करो? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में तो 2 लोन पेयर होंगे ना, क्योंकि शेयरिंग पे भी तो लगाए हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन उसमें। तो ये जो हमारे पास 60 से जस्ट बिलो एक पीक आ रही है 58 मास की वैल्यू पे, वो एक मॉलिक्यूलर आइन पीक है जिसमें प्रोपेनोन का पूरा मॉलिक्यूल इंटैक्ट आ रहा है। और पीक आएगी तब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अदरवाइज मास स्पेक्ट्रम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी जो 43 वाली पीक आपको नजर आ रही है, ये पीक किस चीज की है? अब इसमें हुआ ये होगा कि जो प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल है उसका कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, बहुत सारे बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं इसमें, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बॉन्ड भी है। तो अब आपने इसकी ना फ्रेगमेंटेशन करनी है, और ऐसा कोई फ्रेगमेंट निकालो जिसका जो मास है वो 43 बन रहा हो। अगर लेट से मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ, लेट से यहाँ से ब्रेक हो गया, हमारे पास एक फ्रैगमेंट जो आएगा वो ये वाला आएगा, और एक फ्रैगमेंट जो होगा वो ये वाला होगा। अब इन दोनों के अगर मैं मासेस निकालता हूँ अलग अलग, तो CH3 वाले का जो फ्रैगमेंट है, इसका अगर मास देखोगे तो वो आ जाएगा 15। तो एक 15 की पीक जो मुझे दिख रही है वो CH3 पॉजिटिव आयन की पीक है। और जो दूसरा फ्रैगमेंट इसमें से निकला है उसकी जो अगर हम पीक देखें, तो इसमें वी हैव 2 कार्बन एटम, 2 × 12 × 2 प्लस 3 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास बन जाएगी 24 + 16 + 3 43 की पीक। मतलब ये जो पीक है वो इस फ्रैगमेंट की है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और CH3, और इस पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज लगाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर कहें कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, तो भाई किसी मॉलिक्यूल में क्या पता बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ हो कि CH3 का जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो आपका इसके पास चला गया, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन क्या पता किसी और मॉलिक्यूल में ब्रेकिंग ऐसे हो कि ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए इस फ्रैगमेंट पे, तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। भाई हसान, कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि कितना बड़ा मॉलिक्यूल दे सकते हैं? 4 5 6 साइक्लिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो आपने बस फ्रैगमेंट को देखना है। यूजुअली बहुत बड़ा नहीं होता, 5 6 कार्बन तक का तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़े। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंट्स ऑफ साइक्लिक एंड एल्कीन? अगर साइक्लिक कंपाउंड आपका ब्रेक हुआ है, देखो एक तो साइक्लिक कंपाउंड आपका अगर ऐसे ब्रेक होता है, अभी मास स्पेक्ट्रम में ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको ऑक्सीडेशन या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन से रिलेट कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट चीज है। तो ये फ्रेगमेंट नहीं बनाएगा, ये तो मॉलिक्यूल एक ही रहेगा ना, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है। यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फ्रैगमेंट्स ऑफ एल्कीन और फ्रैगमेंट्स ऑफ, देखो आपने फ्रैगमेंटेशन को डील करना है कि बस आपने ऐड अप करके ये देखना है कि वो स्पीक का जो मास है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब चाहे वो साइक्लिक कंपाउंड ब्रेक हो जाए बीच से, चाहे वो कोई स्टेट चेंज ब्रेक हो जाए जिसमें डबल बॉन्ड हो या ना हो, तो मतलब इस तरह से मैं डिफरेंशिएट कर नहीं पाऊंगा, या मैं आपका शायद क्वेश्चन पूरी तरह समझ नहीं सका हूं अभी तक। अच्छा, कोई क्वेश्चन देखा है हसान ऐसा आपने? हाँ, ये सवाल अब आपका सही है। देखो, फ्रैगमेंट्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ कोर्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं।
ठीक है, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स आ सकते हैं। अब किस तरह से? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास लेट्स से कि इथेनॉल है। अब इसमें अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ है, तो एक फ्रैगमेंट मेरे पास CH3 का आएगा। इसका मास होगा 12, 13, 14, 15। और एक फ्रैगमेंट जैसे मेरा ये CH2OH का आया है, तो इसका मास कितना होगा? 12 + 16 + 3, ये आएगा 31। ठीक है। हाँ, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है जो कि ईथर है, तो इसमें फ्रैगमेंट डिफरेंट आ सकते हैं, डिफरेंट मासेस के आ सकते हैं, और इन्हीं फ्रैगमेंटेशन को देख के हमें ये भी पता लग सकता है कि हाँ भाई, ये अल्कोहल नहीं है। ठीक है, लेट्स से अगर ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो इसमें सेम मास के फ्रैगमेंट भी आ सकते हैं, डिफरेंट मास के भी आ सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से फ्रैगमेंट निकालूंगा तो वो सेम मास का आ रहा होगा। लेकिन अगर अब ब्रेकिंग पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे तो मेरे पास मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकूंगा कि वो कौन सा फ्रैगमेंट किस चीज का है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इस पर्टिकुलर केस में तो आपकी काम नहीं करेगी कि ये पता लगा सके कि ईथर है या अल्कोहल है। सही है। हाँ, लेकिन अगर इसमें एक फ्रैगमेंट यहाँ से इस तरह से ब्रेक होके OH का एक फ्रैगमेंट निकलता है, तो 16 + 1 बनेगा 17 वाला। अब 17 मास वाला फ्रैगमेंट आप ईथर को कहीं से भी ब्रेक करें, 17 मास वाला फ्रैगमेंट आप निकाल ही नहीं सकते ईथर में से। आप इसको यहाँ से ब्रेक करें, चाहे एक यहाँ से ब्रेक करें, आप किसी भी तरह ब्रेक करें, 17 मास वाला आप ईथर में से निकाल ही नहीं सकते। तो इस तरह से आपको आइडिया हो सकता है कि हाँ भाई, एक पर्टिकुलर सैंपल जिसमें 17 वाला फ्रैगमेंट आ रहा है तो वो अल्कोहल का हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है। OH होना चाहिए जिसमें अलग से आ रहा हो। ठीक है। आसान पहुंच गए, यही पूछना चाह रहे हो? चलो, गुड। अच्छा भाई, अब ये जो हम मास स्पेक्ट्रम देख रहे हैं ना, ये है बेसिकली हमारा लो रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रम। एक होता है हमारा हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रम। अब हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें अगर आप पीक्स देखेंगे, पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए, फिर हाई रेजोल्यूशन पे चलते हैं। ये जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रम बना हुआ है, ये बना हुआ है इथेनोइक एसिड का। अब इथेनोइक एसिड में अगर मैं फ्रेगमेंटेशन करके देखूं, तो कितनी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं मेरे पास? अब जितनी पीक्स आई है ना, एक तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ब्रेक ना हो, उस पे से पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कोई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लोन पेयर निकल जाए, और पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो एक तो मेरे पास इथेनोइक एसिड का जब मैं एमआर निकालूंगा, तो पूरा का पूरा जब इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल इंटैक्ट होगा, तो ये हमारे पास 60 का मास आ रहा होगा। 45 का इसमें क्या आ रहा होगा? 45 इसमें अगर मैं, अब आप आपको ब्रेक कर करके देखना पड़ेगा, लेट से अगर मैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप पूरा ब्रेक करके देखूं, तो इसका मास कितना आ रहा है ये देख लो। उसमें से CH3 वाला तो आपको अब याद हो गया होगा कि 15 है। तो CH3 वाली पीक भी दिख रही है मुझे इसमें। नहीं नहीं, वैल्यूज मेमोराइज क्यों करोगे? एमआर तो निकाल लोगे ना फौरन फौरन, फ्रैगमेंटेशन करके। कार्बोक्सिलिक का 12 + 32 + 1, ये आ रहा है 45। 45 पे अगर कोई 45 मास पे पीक दी हुई है, तो वो है आपके पास। 45 पे आपको पीक गिवन है ये वाली, तो ये कार्बोक्सिलिक वाले फंक्शन ग्रुप की है। 43 वाली पीक का फ्रेगमेंट आप खुद बताएं क्या होना चाहिए? अब देखो, पीक्स और भी हैं, लेकिन जिन पे मासेस लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ वो वाली पीक को डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ताकि अभी इस पीक का क्या मास है मैं इस स्केल पे पढ़ तो नहीं सकता ना, तो मैं इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा। 43 वाला बस आप मुझे सोच के बताएं क्या हो सकता है। अगर मैं लेट से इसको यहां से ब्रेक कर दूं, तो CH3CO, इसका मास कितना बन रहा है? 24 + 16 + 1, ये बन रहा है 24 + 16 + 3 हाइड्रोजन हैं इसमें। दिस इज 43। तो ये आ रहा है 43 वाला। आइए बात समझ।
क्वेश्चन किस तरह के होंगे अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देखना है हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रा। अब हाई रेजोल्यूशन पे क्या होता है बेसिकली, हाई रेजोल्यूशन से ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रा है क्या? अब ये मास स्पेक्ट्रा आपके पास इथेनॉल का ही बना हुआ है। इथेनॉल का आपने ऊपर भी देखा था, उसमें इतनी पीक्स नहीं थी जितनी पीक्स इसमें दिख रही हैं। देखिए इथेनॉल का, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल ब्रेक ही नहीं हो रहा, मतलब आपका ये इथेनॉल मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, इसमें एग्जैक्टली पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक पीक देगा, तो उसका जो मास बनेगा आपका वो बनेगा, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास इज 24 प्लस 5 प्लस 16, दिस इज 45। तो 45 पे एक पीक होगी, जो मॉलिक्यूलर मास की पीक होती है ना, उसको हम कहते हैं M+1 आइन पीक, मॉलिक्यूलर आइन पीक। अच्छा, अब एक ये लो रेजोल्यूशन पे भी एक पीक आ रही थी जो आपको दिख नहीं रही थी। जब आपने हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रा किया है, तो देखें इस पे एक पीक तो ये आ रही है ना पूरे इथेनॉल मॉलिक्यूल की, जिसकी वैल्यू 45 है। लेकिन इससे बिल्कुल एक यूनिट आगे 46 पे भी एक पीक आ रही है जिसकी हाइट बहुत छोटी है, जिसको हम M+1 आइन पीक कह रहे हैं। अब ये किस वजह से है? वो ये इस वजह से है क्योंकि आपको पता है कार्बन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं। अब अगर इनमें से कोई भी एक कार्बन इस पूरे मॉलिक्यूल में, अगर कार्बन 13 वाला है, मास नंबर 13 वाला, तो जब आप उसका मास निकालेंगे तो उसका मास जो आएगा वो 1 यूनिट ज्यादा आएगा। मतलब इसमें से मैं दोनों नहीं बल्कि एक कार्बन कह रहा हूँ कि 13 वाला है, तो उसका मास 46 आएगा। तो उसको हम कहते हैं M+1 आइन पीक। मतलब जो लास्ट पीक होगी आपकी, उससे बिल्कुल आगे एक छोटी सी पीक बनी हुई होगी, वो M+1 आइन पीक होगी, और एम आइन पीक आपके पास मॉलिक्यूलर मास वाली होगी। उससे पीछे जितनी भी पीक्स हैं वो फ्रेगमेंट्स की हैं। अब उन फ्रेगमेंट्स में भी कार्बन 12 और 13 हो सकते हैं, लेकिन हम उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। हम इंटरेस्टेड होते हैं ये जो लास्ट टू पीक्स होती हैं इनमें, क्योंकि इनमें से एक एम आइन पीक होती है और एक M+1 आइन पीक होती है। 47 होगी। क्यों 47 क्यों होगी? इसका MR कितना आ रहा है? 46 आ रहा है अल्कोहल इथेनॉल का। 24 + 3 4 5 6 + 16, 46 आ रहा है, सॉरी। तो मोलिकुलर मास 46 आ रहा है। तो ये जो कार्बन 13 का अगर कोई एक आइसोटोप है तो वो 47 वाला होगा। अच्छा, इससे हमें क्या फायदा होता है? इससे हमें ये फायदा होता है, अब आपके पास कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको नहीं पता एग्जैक्टली वो क्या है, लेकिन जब आप इसके एम और एमाइन पी की वो देखेंगे ना, एक तो रिलेटिव अबंडेंस आपको मास स्पेक्ट्रम बता देगा और मास बता देगा कि कितना है इन पीक्स का। तो इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है उससे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। उस फॉर्मूला की डेरिवेशन तो आपने नहीं पढ़नी है, लेकिन उस फॉर्मूला का फाइनल जो फॉर्म है वो आपने याद रखना है। वो क्या है? 100/1.1 इंटू अबंडेंस ऑफ M+1 आइन पीक। अबंडेंस मतलब परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ M+1 आइन पीक, जो कि आपको यहाँ से ग्राफ से दिख रही है, और अबंडेंस ऑफ M आइन पीक। ये फॉर्मूला आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कैसे पहुंच गए यहाँ तक एन तक, तो इसकी एक डेरिवेशन है जो कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, आपको बस डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो दिस विल गिव यू, देखो आपको पता, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप किसी एक अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को चेक करना चाह रहे हैं कि वो क्या है, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का पता लग जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब उससे के आगे वो क्या फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के लिए मालूम करने के लिए आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी पता लग जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी पता लग जाएंगे, तो सम हाउ यू विल रीच अप टू अ कंक्लूजन कि वो क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन कभी कभार ये दोनों टेक्निक भी मिलके नहीं बता रही होती, तो आप NMR की तरफ जाते हैं, या कुछ और सिंपल आपके जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपने टेस्ट पढ़े हैं उनके थ्रू भी आपको चीजें पता लगा सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है? इज वेरी सिंपल। आपके पास इस क्वेश्चन में कहा हुआ है अननोन कंपाउंड हैज अ molecular ion peak M+1 peak with a relative abundance of 54.5% and has a M+1 ion peak with a relative abundance of 3.6%. How many carbon atom does this unknown compound contain? तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। M+1 आइन पीक की परसेंटेज दी हुई है 3.6 और M आइन पीक की दी हुई है 54.5। 100/1.1 इज कांस्टेंट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही थी 5.99। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ कार्बन एटम 5.99 नहीं हो सकते, वो तो होल नंबर ही होगा ना, तो आप उसको राउंड ऑफ करके लेंगे। अगर ये 5.1 आती तो आप 5 लेते, अगर ये 5.6 आती तो आप 6 लेते।
100/1.1 बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, फॉर्मूला का पार्ट है। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब व्हाट इज M+2 एंड M+4 पीक्स, इसको भी देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, आपके पास, एक मिनट देना। देखिए, एक तो एमाइन पीक है, एक M+1 आइन पीक है। ये दो कार्बन की आइसोटोप्स की वजह से आ रही हैं। M+2 आइन पीक भी होगी आपके पास, सारे मॉलिक्यूल्स में नहीं होगी, कुछ मॉलिक्यूल में होगी, और ये आती है आपकी हैलोजेंस की वजह से। अगर आपके पास कोई हैलोजन एल्केन है, तो क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन अगर 35 मास वाला है तो M+2 पीक आएगी, अगर उसी मॉलिक्यूल में क्लोरीन 37 मास वाला है तो M+4 आइन पीक आ रही होगी आपके पास। इसी तरह ब्रोमीन के लिए भी यही है, ब्रोमीन 79 होता है एक आइसोटोप, और एक ब्रोमीन 80 होता है। तो टू का जो डिफरेंस आ रहा है वो हैलोजेंस के आइसोटोप्स की वजह से आ रहा है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास सिंपल एक हैलोजन एल्केन है, CH3Br, ब्रोमोमीथेन है। अब ब्रोमोमीथेन का जब आप मास स्पेक्ट्रम रन करेंगे, तो एम आइन पीक जो आएगी, मॉलिक्यूलर आइन पीक, पहली पीक, वो कब आएगी? जब आपके पास पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इंटैक्ट होगा और इसका मास आ जाएगा। ये बनेगा आपका, इसमें अगर मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रोमीन है वो 79 मास वाला है, तो ये आपका बन जाएगा 79 + 12 + 3, दैट इज 94। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इसमें हम ब्रोमीन का तो कह रहे हैं, चलो अभी 79 वाला ही मास वाला आइसोटोप है, लेकिन जो कार्बन है वो 13 है। तो ये जो मास आपके पास बनेगा वो 95 बनेगा, तो ये आपकी पीक कहलाएगी M+1 आइन पीक। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन जो है वो आपका 12 वाला ही है, लेकिन जो ब्रोमीन है वो 81 वाला है, तो इसका जो मास बनेगा वो बनेगा 96। तो ये मॉलिक्यूलर आइन पीक से 2 यूनिट ज्यादा है, तो M+2 आइन पीक। ठीक है, M+4 कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी आप M+2 तक समझे। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये है, मतलब CH3 और बोले डाइक्लोरोइथेन ले लेते हैं, मतलब दो क्लोरीन है इसमें। अब वो डाइक्लोरोमीथेन भी हो सकता है, डाइक्लोरोइथेन भी हो सकता है, चलो ये ले लेते हैं अभी CH3, सॉरी CH2, एंड वी हैव Cl2। तो अगर इसमें दोनों क्लोरीन के आइसोटोप 35 मास वाले हैं, तो ये आपकी हो जाएगी एम आइन पीक, मॉलिक्यूलर आइन पीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें एक क्लोरीन जो है वो 35 वाला है और एक 37 वाला है,
अब आपके पास जो पीक बनेगी वो M+2 आइन पीक बनेगी। ठीक है, कार्बन की वजह से मैं नहीं देख रहा, सिर्फ क्लोरीन की हैलोजेंस की वजह से देख रहे हैं। और एक केस ये हो सकता है कि जिसमें दोनों के दोनों क्लोरीन जो होंगे वो 37 वाले हों। तो मॉलिक्यूलर आइन पीक से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये M+4 आइन पीक हो जाएगी। राइट, इनके मासेस अगर आप निकालना चाहें तो 35 70 प्लस 12 प्लस 2 इट्स 84, आएगा 86, आएगा 88। ठीक है, तो एमाइन पीक और M+2 और M+4 में जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली हैलोजेंस के मासेस की वजह से आ रहा है। अच्छा, इसमें जो पीक्स आएंगी, इन पीक्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो आप कैसे निकालेंगे? अब देखें, ब्रोमोमीथेन में अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पीक्स आ रही हैं इनकी हाइट क्या है या इनका रेशियो क्या है, तो एम आइन पीक आपके पास जो मॉलिक्यूलर आइन पीक 94 लेट से वो आ रही है ये वाली। ठीक है, मैं एम प्लस आइन पीक और मतलब एम आइन पीक और M+2 बना रहा हूँ, M+1 को नहीं जा रहा। M+1 अगर होगी ना तो वो तो बहुत छोटी सी होगी आगे, तो मैं लेबल नहीं कर रहा। लेकिन जो M+2 आइन पीक होगी, ये मैंने ब्रोमीन के केस में बना रहा हूँ, तो वो M+2 आइन पीक जो होगी वो 2 यूनिट्स आगे होगी एंड इट वो शुड बी सेम इन लेंथ एज कंपेयर टू M+ आइन पीक। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि जो ब्रोमीन के जो दो आइसोटोप्स होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, 50-50%। लेकिन अगर ये क्लोरीन होता ना, मतलब अगर मैं ब्रोमोमीथेन के बजाय क्लोरोमीथेन के साथ ये पढ़ता, तो क्लोरोमीथेन के साथ जो ग्राफ होता वो अलग होता, मतलब उसमें जो पीक्स का M और M+2 पीक का जो रेशियो होता वो 3:1 होता। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये रेशियो देखूं तो आपकी ये हो गई एम आइन पीक, और M+2 आइन पीक जो होगी वो हाइट में बड़ी होगी। M+4 आइन पीक जो होगी उसमें दोनों 37 वाले हैं तो वो ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, M+2 में आधे क्लोरीन जो है वो 35 मास वाले हैं, M+4 में सारे के सारे 37 वाले हैं। समझ आती है वाली बात? इन पीक्स का ना मैं रेशियो भी निकाल सकता हूँ। वो रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, लेट्स से इस बार ना हम डाइक्लोरोइथेन ले लेते हैं। ये बल्कि पहले क्लोरोमीथेन से ही समझो उसको, मैं डाइक्लोरोमीथेन ले रहा हूँ। तो अगर दोनों क्लोरीन के आइसोटोप 35-35 मास वाले हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों 35 वाले हों? 3:4 का रेशियो होता है ना, मतलब अगर मैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की परसेंटेज अबंडेंस को देखूं, 35 वाला है 75% और 27 वाला है 25%, 3:1 का रेशियो है। तो अगर आपसे मैं चांसेस या प्रोबेबिलिटी पूछूं एम प्लस मॉलिक्यूलर आइन पीक की, तो वो कब बनेगी? जब दोनों के दोनों क्लोरीन 35 मास वाले हों। जो बेसिक इसका हम लेते हैं पहला वाला 35 मास वाला लेते हैं, इसको मॉलिक्यूलर आइन कहते हैं। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों 35 वाले हों? तो 35 की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है 3/4, और जो 37 की बनती है वो बनती है 1/4। तो पहला भी 3/4 वाला हो, मतलब 35 वाला हो, दूसरा भी 35 वाला हो, तो 3/4 इंटू 3/4 ये बनेगी आपके पास 9/16। ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल में अगर मैं एम आइन पीक भी होगी, क्योंकि दो क्लोरीन है तो इसमें M+2 आइन पीक भी होगी और M+4 आइन पीक भी होगी। तो ये आएगी आपकी पहली वाली मॉलिक्यूलर आइन पीक 3/4 इंटू 3/4। लेकिन जो M+2 आइन पीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आप दो बार, दो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आप ले सकते हैं।
जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि M+2 आइन पीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो पहला क्लोरीन आप कंसिडर कर रहे हैं वो 35 वाला हो, और दूसरा वाला जो है वो 37 वाला हो। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला 37 वाला हो, दूसरा 34 वाला हो। जैसे वो ग्रेड 11 में मैथ्स पढ़ते थे ना, लेट्स से इफ यू हैव अ बॉक्स कंटेनिंग ब्लैक बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल ब्लैक आए और दूसरी भी ब्लैक आए, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली ब्लैक आए दूसरी रेड आए। तो दो डिफरेंट बॉल्स हैं, क्लोरीन 35 37, ब्लैक रेड प्लस रेड ब्लैक, ऐसे करते थे ना, यहाँ भी ऐसे करोगे। ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4। और M+4 आइन पीक की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब दोनों के दोनों 37 वाले आइसोटोप हों क्लोरीन के, तो 1/4 इंटू 1/4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9/16, और 3/16 प्लस 3/16, और ये हो जाएगा 1/16। ठीक है। ये हो जाएगा 6/16, 1/16। अगर मैं सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रेशियो आएगा वो 9:6:1 आएगा। और यही काम अगर हम ब्रोमीन के साथ करते तो 1:2:1 का रेशियो आएगा, क्योंकि अगर ब्रोमीन के आइसोटोप्स हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी मॉलिक्यूल में ब्रोमीन के दोनों 79 वाले आइसोटोप्स हो, तो वो हाफ 50-50% होता है। तो इसमें अगर आप M और M+2 और M+4 आइन पीक्स को देखेंगे, तो आपके पास आएगी एम आइन पीक में दोनों के दोनों 79 है, दूसरा भी 79 है, तो हाफ इंटू हाफ। और M+2 में दोनों, एक 79 और एक 81 वाला, तो दोनों की हाफ हाफ है, प्लस एक पहला वाला 81, दूसरा वाला 79। और M+4 पीक में दोनों 81। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1:2:1। आसान कहाँ से फंसे हो? मल्टीप्लीकेशन में फंस गए हो, मतलब ये वाली चीज 3/4 1/4 कहाँ से आई है, ये समझ आया है? मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो क्लोरीन एटम्स हैं। अब वो दोनों के दोनों अगर 35 मास वाले हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 इंटू 3/4। लेकिन अगर दोनों में से एक 35 वाला है और एक 37 वाला है, तो अगर पहला 35 वाला है दूसरा 37 वाला है, तो 35 के चांसेस होते हैं 3/4, और 37 के होते हैं 1/4। लेकिन अगर लेट से पहला 37 वाला है दूसरा 35 वाला है, तो 1/4 इंटू 3/4 हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे। फ्रैक्शंस कहाँ से आए? फ्रैक्शंस हमारे पास इनके रेशियो से आए ना। क्लोरीन 35 और 37 की जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो 75% 25% होती है। 75% का मतलब 3/4, 3:1 का रेशियो बनता है ना, तो 3/4 और 25% मीन्स 1/4। क्लियर? आगे चलें। देखो क्वेश्चंस करते हैं। वैसे इसका जो M+2 पीक के जो मैं रेशियो बता रहा हूँ ना, ये आपका पार्ट ऑफ करिकुलम तो है। और इसमें इन्होंने क्या कहते हैं, रेशियोज तो इनके एज सच डिस्कस नहीं किए हुए इन्होंने बुक में आपकी, लेकिन ये टिपिकल होता है कैलकुलेशन हमारे पास। बेसिकली पता है चक्कर क्या है? ये जो कंटेंट है ना, ये वाला M+2 आइन पीक का और M+4 आइन पीक का, इनफैक्ट M+1 आइन पीक का भी, ये कभी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ये वाला पोर्शन आपके सिलेबस में 2022 से पहले तक नहीं था, सिर्फ आइसोटोप्स वाला हुआ करता था। 2022 ऑनवर्ड्स इन्होंने क्या किया, मास स्पेक्ट्रम का पार्ट ये वाला ना A2 से निकाल के एस में डाल दिए। तो अब A2 में वो सा क्वेश्चन आता था पीक वाला, एस में अभी तक नहीं आया। लेकिन जब इन्होंने कंटेंट डाला है तो उसने पूरी डिटेल तो नहीं बताई कि ये वाला होगा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि A2 में आता था तो हम ऑन सेफ साइड इसको पढ़ रहे हैं। अभी तक फिलहाल आया नहीं है एएस में, लेकिन कैन नॉट से फॉर श्योर कि कभी भी आ जाए। तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चंस थोड़े से इंटरेस्टिंग है। आपको एमसीक्यूज में कोई ज्यादा खास क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास इसके ज्यादा हैं।
तो रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें एएस के, जो रिसेंट एएस के हैं वो निकाले में, कुछ क्वेश्चन जो है वो A2 से निकाले गए हैं इसके। ठीक है, और A2 से निकालने का ये रीजन है क्योंकि हमारे पास इसका कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है नहीं मास स्पेक्ट्रम का अभी। हम ना पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। और इसका पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के साथ ये कहीं ना कहीं अटैच होके आ रहा है आपके पास। अब इसमें कह रहा है प्रोपीन was treated with bromine in the presence of chloride ions and the product analyzed using mass spectrometry. A group of peak was found in the range mass to charge ratio 150 till 160. अब इसने डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के मास टू चार्ज रेशियो दिए हुए हैं, जिसको मैं मास ही कंसीडर करूंगा, और उनकी रिलेटिव हाइट्स दी हुई हैं 3:4:1। आइडेंटिफाई द स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ दीज पीक्स। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या है? प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। अब प्रोपीन का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोपीन इज C3H6। प्रोपीन का स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्रोपीन का एक ही आइसोटोप होता है, अनब्रांच्ड आइसोटोप, और हो नहीं सकते प्रोपीन के ब्रांचिंग, तो हो नहीं सकती है प्रोपीन में। तो आपने ये पीक्स बतानी है कि कौन सी पीक किसकी है। 156 वाली पीक कौन से फ्रैगमेंट की बनेगी, 158 वाला कौन सा फ्रैगमेंट बनेगा, अब 160 वाला कौन सा फ्रैगमेंट बनेगा। और हम लोग लो रेजोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं आता है मास स्पेक्ट्रम में, हाई रेजोल्यूशन का ही मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो आपने कार्बन 13 वाली पीक्स की वजह से जो पीक आएगी कार्बन 13 वाले आइसोटोप की वजह से, वो कंसिडर करेंगे आप इसमें। चलो बताओगे। पहले तो इसका पूरा मास निकाल लो ना, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, क्या पता कोई मॉलिक्यूलर आयन पीक भी आ रही हो। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो बनता है प्रोटीन का, वो बनता है 42। 3 × 12 + 16। अच्छा, प्रोपीन को इन्होंने रिएक्ट करवाया है, सॉरी ये तो हम भूल ही गए, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट भी तो करवाया है। अब ब्रोमीन के साथ जब आपने इसको रिएक्ट करवाया है, तो आपके पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें तो दो ब्रोमीन एटम्स भी तो होंगे। असल में मास स्पेक्ट्रम तो आपने इसका रन करना है, इसके फ्रैगमेंट्स बताने हैं, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन के फ्रैगमेंट्स बताने हैं आपने। बता रहे हैं आप लोग। चलो मैं ही बता देता हूँ। प्रोपीन वॉज ट्रीटेड विद, देखो फिर मैं मिस कर गया एक चीज, प्रोपीन वॉज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आइन एंड द प्रोडक्ट वॉज एनालाइज्ड। अगर मैं इसका फ्रैगमेंट निकालता हूँ, तो मेरे पास कोई भी ऐसा फ्रैगमेंट नहीं आ रहा जिसका मास 156 बने। अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल का जो है वो मास लेता हूँ, तो वो बन रहा है 3 × 12, हाइड्रोजन है 3, 4, 5, 6, और ब्रोमीन के अगर मैं 79 वाले दोनों आइसोटोप्स कंसिडर कर लेता हूँ, तो वो 200 बनेगा। पहले ही आपके पास 200 बन रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी तरह से। अब इन्होंने कहा है क्लोराइड आइन एंड द प्रोडक्ट एनालाइज प्रोपीन वाज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आइन। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास इसमें एक क्लोरीन आके लग गया है ब्रोमीन के साथ, एक क्लोरीन लगा हुआ है तो एक ब्रोमीन भी लगा हुआ है। क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, तो जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल आके इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, जब ब्रोमीन डालोगे तो एक ब्रोमीन लगेगा। क्लोराइड आयन क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में पहले से प्रेजेंट है, तो जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा तो क्लोराइड आयन जो है उसका पॉजिटिव कार्बन के साथ जाके लग जाएगा।
ये बात मैं डिड्यूस कर रहा हूँ। कैसे डिड्यूस कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं दोनों ब्रोमीन लगा के देख रहा हूँ तो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा, मॉलिक्यूलर मास आ ही नहीं रहा है ऐसा जो कि 156 या 158 या 160 के हो। अगर मैं इनफैक्ट उसकी फ्रेगमेंटेशन भी करता हूँ तब भी मैं किसी पे नहीं जा पा रहा। अगर आप दो ब्रोमीन लगा के, ये 200 बनेगा इसका पूरा मास। अब इसमें से मैं ऐसी क्या चीज निकालूं 200 में से कि 156 पे आके मैं लाए करूं? अगर मैं ये निकाल देता हूं तो इसमें भी आपके पास ऐसा कोई फ्रेगमेंट आ ही नहीं रहा। मतलब अगर मैं दो कार्बन, विच इज 24 प्लस 4, तो अगर यहां से लेट से मैं ये कर दूं ना, इसका पूरा मास निकाल के देखो ये कितना आ रहा है। ये जो मास आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका 107। तो नॉट इवन क्लोज टू दीज वैल्यूज। यहां से मुझे रियलाइज हुआ कि एक ब्रोमीन है तो एक क्लोरीन होगा, और ये देने का मकसद भी यही है इसका। अच्छा भाई, अब अगर मैं जेट से एक मास ब्रोमीन 79 वाला ले लूं और क्लोरीन 35 वाला ले लूं, तो इस फ्रैगमेंट का जो मास बनेगा वो बनेगा 3 × 12 + 6 हाइड्रोजन एंड 79 वाला ब्रोमीन एंड 35 वाला क्लोरीन, ये बनेगा एग्जैक्टली 156। मैं C3H6, इसमें जो मेरे पास ब्रोमीन आके लगा है और क्लोरीन आके लगा है, तो ब्रोमीन वाला लगा 79 वाला, क्लोरीन लगा है 35 वाला, और इसमें पॉजिटिव चार्ज जरूर दिखाओ। ये बन रहा है 156। 158 मतलब, देखो इनमें इंक्रीमेंट दो दो का है, अब ये फ्रैगमेंट नहीं है। फ्रैगमेंट होते तो टू टू से डिक्रीज नहीं हो रहे होते, मतलब ये हैलोजेंस की वजह से आ रहे हैं। तो ये टू टू का डिफरेंस देख के भी आपको ये बात समझ आनी चाहिए। तो इसमें से किसी एक को आप जो है 158 में आप दो बनाएंगे, C3H6 BrCl, एक ब्रोमीन आपका इसमें, जैसे ब्रोमीन 79 वाला है लेकिन क्लोरीन हो गया 2 यूनिट से बड़ा है ना, 156 से 158, तो क्लोरीन 35 नहीं बल्कि 37 ले लो। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ब्रोमीन 81 वाला हो, क्लोरीन 35 वाला हो। तो ये भाई समझ आई बात? नई नई चीज है ना, इसलिए अजीब सी लग रही है। C3H6 और प्लस फोर्थ कैसे पहुंचे होगे जब इसमें ब्रोमीन भी 81 वाला हो, क्लोरीन भी 37 वाला हो। प्लस चार्ज जरूर लगाना है आपने हर फ्रैगमेंट के एंड पे, वरना मार्क्स कटते हैं। इसमें ब्रोमीन हो आपका 81 वाला और क्लोरीन हो 37 वाला। आई बात समझ? एब्जॉर्ब कर लो उसको, कोई क्वेश्चन बन रहा है, क्वेरी आ रही है माइंड में तो पूछ लें आप लोग। लेकिन ये अभी मुश्किल लग रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। सबसे आसान काम यही है अभी आपका। Next, he is saying a large peak was present in the spectrum with a mass to charge value of less than 20. Suggest the mass to charge value for the peak and species that produced it. अब लेस देन 20 का मतलब है कि ये आपके पास फ्रेगमेंटेशन हुई है। अब अगर ये उस तरह से ब्रेक होता है, अगर एक ब्रोमीन आ जाए कार्बन के साथ, तो वो भी लेस देन 20 नहीं हो सकता। नहीं आयशा, मास स्पेक्ट्रम का प्रोसेस याद नहीं करना आपको, वो इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनीमोर। मेरे पास ये लेस देन 20 CH3 आए। लेस देन 20 CH3 कितना आ रहा है? 12 13 14 15 वाला ना। तो ये CH3 की बात हो रही है। मतलब स्पीशी जो है वो CH3 पॉजिटिव है और मास टू चार्ज रेशियो उसका कितना बनेगा? 15। लेस देन 20 इस पूरे मॉलिक्यूल में से यही निकल के आ सकता है। मतलब अगर आप ऐसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं जिसमें एक ब्रोमीन आ जाए तो भी लेस देन 20 नहीं होगा। आप ऐसे ब्रेक करते हैं इसमें क्लोरीन आ जाए तो भी लेस देन 20 नहीं होगा। अच्छा, इनकी हाइट, रिलेटिव हाइट 3:4:1 कैसे आई? पूछी भी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं
तो पहले वाले मॉलिक्यूल में ब्रोमीन 79 है, और ब्रोमीन 79 की अबंडेंस होती है हाफ, और क्लोरीन 35 की होती है 3/4। इसी तरह ये एम आइन पीक आप इसको ले लें, और M+2 आइन पीक जो होगी उसकी, उसमें एक ब्रोमीन 79 वाला है और क्लोरीन 37 वाला है। तो 79 की होगी हाफ और 37 की होगी 1/4। इसी तरह प्लस, अगर ब्रोमीन 81 वाला है और आपका क्लोरीन 35 वाला है, मतलब ब्रोमीन 81 वाला है तो वो हाफ ही होगा, क्लोरीन 35 वाला जो होगा वो 3/4। इतनी डिटेल में गया नहीं है क्वेश्चंस को लेके एएस में आज तक, लेकिन आप सीख जरूर लें इसको। और M+4 आइन पीक में आपके पास एक ब्रोमीन है, क्लोरीन है। ब्रोमीन 81 वाला तो वो हाफ, और क्लोरीन 37 वाला तो 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3:4:1 आना चाहिए। तब 3/4 2 8, और 1/8 प्लस 3/8 और 1/8। तो 3/8 एंड 4/8 एंड 1/8। ठीक है, सबको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3:4:1। सही है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो देखो, ये तो ग्रेड 11 की मैथ्स है ना, प्रोबेबिलिटी तो सबने पढ़ी हुई है। अगर मैं मैथ्स कर रहा हूँ ना ये वाली, तो आप लोगों से तो बहुत आसानी से होनी चाहिए। तो मेरी मैथ्स की हालात ये है कि मेरे पास अभी, अच्छा मेरा कैमरा नहीं खुला हुआ, वरना कैलकुलेटर दिख जाता हाथ में। मैं जो +2 का डिफरेंस आ रहा है ना, वो भी कैलकुलेटर से ही देख रहा हूँ। हाँ, एएस में जिनके पास है, एएस में ना ऑब्वियसली इतनी सिंपल मैथ्स है, बायो वाले भी कर ही लेते हैं। बायो में भी तो आती है प्रोबेबिलिटी। आपके जो काई स्क्वायर टेस्ट आता है, और वो काई स्क्वायर, अच्छा E2 में आता है, सॉरी E2 में आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन और करते हैं। इसमें कह रहा है, compounds used as pesticides may contain bromine or chlorine. What would be the difference in the ratio of M and M+2 ion peaks if pesticides contain in one chlorine rather than one bromine atom? ठीक है, रेशियो ऑफ M और M+2 आइन पीक में क्या होगा, पेस्टिसाइड कंटेन वन क्लोरीन रादर देन वन ब्रोमीन एटम। तो ब्रोमीन होगा तो वो 1:1 का रेशियो आएगा M और M+2 पीक का, और अगर क्लोरीन होगा तो 3:1 का रेशियो आएगा। ये डिफरेंस होगा भाई। तो क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स हो सकते हैं, 35 37 वाला 3:1 का रेशियो होता है। इसमें एक ही क्लोरीन और एक ही ब्रोमीन एटम की बात कर रहे हैं ना। दो होते तो M+4 पीक भी आती। दो हेलोजन मतलब दो ब्रोमीन या दो क्लोरीन होते तो M+4 तक जाते हैं। एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन है तो M और M+2 पीक तक जाएंगे बस। If a given pesticide contains two chlorine atoms per molecule, अब आ गया टू क्लोरीन, reduce the relative heights of M, M+2 and M+4 INP। तो उसकी हाइट आप अगर याद कर लेंगे तो वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे इसमें। आपको क्लोरीन के जो है वो 9:6:1 बनेगा, अगर दो क्लोरीन के एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में। और अगर ब्रोमीन के दो एटम्स हैं तो आपके पास 1:2:1 बनेगा। ये चेंज नहीं होगी कभी भी, ये सेम रहेगी। ठीक। अच्छा, मैं ना आपको इसके कुछ रीसेंट फ्रेश, अच्छा नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला क्वेश्चन और जरा देख लो। ये क्वेश्चन 5 देख लो, मैं कुछ रीसेंट फ्रेश क्वेश्चन भी इसके दिखा देता हूँ आपको। इसमें ना जितनी भी डिटेल लिखी हुई है इसमें ना, कह रहा है मास स्पेक्ट्रम शोड दैट एम पीक हैज अ मास टू चार्ज रेशियो 86, द रेशियो हाइट्स। इसमें ना रिलेटिव अबंडेंस डायरेक्टली नहीं दी हुई है। रिलेटिव अबंडेंस अगर डायरेक्टली दे रहे तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। ये अब रिसेंटली ना, शुरू शुरू में जब इसने क्वेश्चन देना स्टार्ट किए थे ना, तो रिलेटिव अबंडेंस डायरेक्टली दे रहे थे। अब जो है ना वो आपको M और M+1 आइन पीक का रेशियो दे रहे हैं।
और रेशो भी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में दे रहे हैं, बस आपको डिटरमिन करना है कि इसका रेशो है। जैसे इसमें आपसे अगर मैं कह रहा हूँ कि यूज द डाटा टू डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन तो बाद में पता लग जाएगा, कार्बन पहले पता लगाना है। ये A2 का क्वेश्चन था वैसे। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो है n = 100/1.1 परसेंटेज ऑफ m+1 पीक डिवाइडेड बाय एमाइन पीक, राइट। अब 100/1.1 तो पार्ट ऑफ फॉर्मूला है। अब m+1 पीक जो है द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ m+m+1 पीक दिया हुआ है। इन्होंने जो रेशियो दिया हुआ है वो m डिवाइडेड बाय m+1 का दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 23.5 डिवाइडेड बाय 1.3। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें m+1 ऊपर है और m नीचे है, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके ले लेंगे। 1.3 डिवाइडेड बाय 23.5। तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास आ रहे हैं वो 5 कार्बन एटम्स हैं, राइट। अभी जो मॉलिक्यूल था ना, इसके बारे में बाकी की डिटेल इंक्लूड नहीं हुई हुई है इस क्वेश्चन में, तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नहीं पता लगा सकते। मैं थोड़े से इसके ना जो रीसेंट क्वेश्चंस है ना वो आपको दिखाता हूँ, तो कि आपको ना एक चीज समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन हमें करना है, लेकिन आईआर के साथ करना है ये क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कह रहा है क्वेश्चन 37 में फिगर 5.1 शोज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ कीटोन जेड। ठीक है, अगर आप ये देखें तो एक पीक जो बिल्कुल लास्ट वाली है, इसके बाद एक छोटी सी पीक भी है, वो m+1 पीक है। Use the information in figure 5.1 to suggest the formula of the fragments with the mass to charge peak at 29 and 57. Deduce the identity of Z. अब कीटोन है 5 कार्बन एटम वाला। अब 5 कार्बन एटम वाले कीटोन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो अगर मैं 1 2 कीटोन सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल कार्बन बना दूं, तो एक तो ये हो जाएगा, जिसमें ACH3 मतलब एक पेंटेन 2 ओन बनाएंगे हम, और एक पेंटेन 3 ओन बनाएंगे। अच्छा, 29 मास वाला क्या फ्रैगमेंट निकलेगा, एक तो आपने ये बात बतानी है। फिर 57 वाला क्या फ्रैगमेंट निकलेगा, ट्राई करो, खुद बताओ। देखिए, अगर मैं लेट से इसको पेंटेन 2 ओन को कंसिडर कर लूं, तो इसमें अगर मैं इसको CH3 तो आपको पता है 15 होता है, 15 वाला फ्रैगमेंट तो मांगा हुआ नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ, तो 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो ये बनेगा आपके पास 43। अब 43 वाला तो कोई फ्रैगमेंट है ही नहीं। फिर आप लेट से अगर इसको यहाँ से ब्रेक करते हो, C2H5। अब C2H5 का जो मास बनेगा ना, वो बनेगा 29। फिर 57 वाला क्या हो सकता है, अब 57 वाला अगर आप इस पेंटेन 2 ओन में से ही
लेट्स से मैं इसको ब्रेक करूं। यहां से जब मैंने ब्रेक किया तो एक फ्रेगमेंट ये आ गया 29 वाला। बाकी का जो इसका फ्रेगमेंट है, अगर मैं आपसे उसका मास पूछूं, मतलब ये जो बचा CH3 और फिर CO और CH2, तो ये बनेगा 57। 3 × 12 प्लस कार्बन 16 और 5 हाइड्रोजन, ये बन जाएगा 57। लेकिन पेंटेन 3 ओन में से भी ये दो फ्रेगमेंट निकल रहे हैं। पेंटेन 3 ओन अगर मैं बनाता हूं, तो लेट्स से अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करता हूं, तो इसमें से ये वाला लेफ्ट वाला फ्रेगमेंट जो निकलेगा वो 29 का निकल गया, और जो राइट वाला फ्रेगमेंट है वो अगेन 57 का निकल गया। तो आइडेंटिटी ऑफ जेड में तो मैं दोनों ले सकता हूँ, मतलब पेंटेन 2 ओन भी ले सकते हैं आप, या फिर आप पेंटेन 3 ओन भी लिख सकते हैं। उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी थी? एक पॉसिबिलिटी ये भी थी, अगर मैं ब्रांच कीटोन ले लूं। यही 3 पॉसिबिलिटीज तो हैं, और कुछ है ही नहीं। इसमें किसी तरह से फ्रेगमेंटेशन करके 29 और 57 ला सकते हो। अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं, देखो कहाँ कहाँ से ब्रेक कर सकते हो। यहां से ब्रेक करोगे तो CH3 वाला तो फ्रेगमेंट है नहीं। अगर आगे से ब्रेक करोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये तो आपके पास जो फ्रेगमेंट आ रहा है 2 कार्बन वाला, मतलब 24 + 16 + 3, तो ये 43 वाला आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूं तो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये शो कर रहे हैं कि ये वाला कीटोन नहीं हो सकता। मतलब ये है 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन नहीं हो सकता ये। अदरवाइज इस फॉर्मूला से मैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन भी तो एक आइसोमर बना सकता हूँ ना। इट कैन नॉट बी दिस। और ये मैं क्या देख के बता रहा हूँ कि ये फ्रेगमेंट आ ही नहीं सकते ब्यूटेन इस वाले मॉलिक्यूल से, किसी भी तरह से इसको ब्रेक करके देख लो, आ ही नहीं सकता है। राइट। ये क्वेश्चन और कर लो जरा। Z contains 3 types of atom: carbon, hydrogen, and a halogen. The mass spectrum of Z is recorded in figure 5.1, shows a section of the mass spectrum at mass to charge ratio greater than 63. The fragments at mass to charge ratio 64 is the molecular ion peak. मलिकुलर आइन पीक है। इसके आगे जो 65 का एक फ्रेगमेंट आ रहा है, बेसिकली दैट मस्ट बी ड्यू टू दी हेलोजन एटम और अनदर आइसोटोप ऑफ हेलोजन। एक वैल्यू से नहीं, सॉरी, 65 वाली जो पीक आएगी वो कार्बन 13 की वजह से आ रही होगी। वन वैल्यू जो आगे बढ़ती है, जब दो वैल्यूज आगे बढ़ती है तो हेलोजन की वजह से आ रही है। अब हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन के अलावा और नहीं होता, और क्लोरीन और ब्रोमीन के आप आइसोटोप याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन पीक्स की हाइट्स को देख के क्या आप बता सकते हैं हेलोजन क्लोरीन है या ब्रोमीन है? हाँ भाई, पीक्स की हाइट का जो रेशियो है वो 3:1 है। इट क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि ये क्लोरीन हैलोजन है इसमें। डिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ जेड। तो एम पीक आपके पास ये इसको 100 वाली बोली हुई है, तो M+9 पीक जो है वो ये वाली है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं, तो उसके लिए आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे, N = 100/1.1 इंटू परसेंटेज ऑफ M+9 पीक डिवाइडेड बाई एमाइन पीक। 100/1.1। एमाइन पीक की जो परसेंटेज दी हुई है वो पीक के ऊपर लिखी हुई है 2.2, और एमाइन पीक की 100 लिखी हुई है इन्होंने, 2.2/100। ये बनेगा आपका 2.2 डिवाइडेड बाय 1.1। दिस इज 2। 2 × 10⁻⁻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 ⁻
Determine which halogen is present inside using figure 5.1. It should be chlorine. और इसका रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज द हाइट डिफरेंस ऑफ m एंड m+2 आइन पीक इज 3:1। या आप ऐसे लिख दें, रिलेटिव abundance of amine and m+2 peak is 3:1। ठीक है जी। या रिलेटिव हाइट्स लिख दो, रिलेटिव अबंडेंस नहीं लिख रहे तो एक ही बात है। देयर आर ऑल्सो पीक एट मास टू चार्ज रेशियो 29 एंड 49। पीछे फ्रैगमेंट्स की पीक भी होंगी ना। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। विद 2 कार्बन एटम्स एंड यू हैव 1 हैलोजन एटम। 1 हैलोजन में क्यों कह रहा हूँ इसमें 1 हैलोजन एटम है? क्योंकि m+4 पीक नहीं है इसमें, सिर्फ m+2 पीक तक है। अब इससे आप जो फ्रैगमेंट निकालेंगे तो 29 वाला तो ये बन जाएगा C2H5 वाला, इसका मास 29 बन रहा है। और 49 वाला फिर आपका, अगर मैं इसको 49 वाला निकालना चाहूँ तो ये निकल जाएगा CH2Cl, जिसमें क्लोरीन जो है वो आप 35 वाला लें। और नेम ऑफ जेड, अब वो क्लोरोइथेन है। वन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लोरोइथेन मतलब क्लोरोइथेन 1 क्लोरोइथेन ही हो सकता है। क्लियर है भाई? अब कुछ क्लैरिटी आई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके? अब आपके पास जो वर्कशीट्स है ना, उसमें मास स्पेक्ट्रम है, और वर्कशीट के एंड में ना एक मल्टीपल टॉपिक्स के नाम से रिसेंट P1 P2 के नाम से एक फाइल होगी। मतलब एक बार मार्किंग की आएगी उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जो दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं ना, पहले सारे वो कर लो, पूरी ऑर्गेनिक के। अब हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और रह गया। अब मुझे बताओ, आप कल क्लास ले सकते हो इसी टाइम पे? कल एक क्लास लेके आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी इजी है, छोटा सा है, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। फ्राइडे को और फिर सैटरडे को। यस, आज सैटरडे को फिर हम लोग क्लास रखेंगे सिर्फ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की। सैटरडे को, एक संडे को रख लेते हैं। ईद के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम असल में मैं थोड़े से MCQs खुद करवाना चाह रहा हूँ। पेपर 2 तो आपके ईयरली करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे आ जाएंगे ऑर्गेनिक रिलेटेड। तो हम एक क्लास फ्राइडे को फिर एक सैटरडे को रख लेते हैं। संडे नहीं रखता, चलो ओके ना, संडे फ्राइडे और सैटरडे कर लेते हैं। और फिर आप 4 अप्रैल से हमारा ईयरली स्टार्ट होगा ना? 4 से ही स्टार्ट है आपका शायद। 4 अप्रैल से स्टार्ट है ना? तो 4 अप्रैल को हम लोग रात में, आफ्टर डूइंग अ ईयरली पेपर, उसके बाद भी हम एक क्लास और कर सकते हैं ऑर्गेनिक की। 2-4 क्लासेस ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की कर लेंगे सिर्फ। मतलब टाइम है, हम कर सकते हैं इजीली, प्रोवाइडेड डेट कि आप रिवीजन अपना स्टार्ट कर दें। चलो अभी जा सकते हैं आप लोग ऑफिस।